हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम पर्सनली बात करने वाले हैं साइकोपैथोलॉजी में जो एक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वृद्धावस्था में जो है वो कुछ विकृतियां हो जाती हैं, और जो मनोविकृतियां होती हैं खास करके वृद्धावस्था में, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। यानी साइकोसिस रिलेटेड टू द ओल्ड एज चैप्टर होगा हमारा, वृद्धावस्था से संबंधित मनोविकृतियां। तो आइए और शुरू करते हैं कि जो वृद्धावस्था से जो है संबंधित मनोविकृतियां होती हैं, ये कैसे होती हैं, किस तरह की होती हैं, कितने तरह की होती हैं, और इनमें जो है कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो वृद्धावस्था जो है अपने आप में ही जो है एक रोग माना जाता है। रियलिटी भी है कि जो लोग वृद्धावस्था से जो ग्रसित होते हैं वो हमेशा किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। कभी कमर दर्द, कभी दांत का दर्द, कभी कुछ, और कभी वो खुद से ही संतुष्ट नहीं होते, कभी लाइफ में की गई चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। तो इसी से जो है रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वृद्धावस्था में जो है कुछ सामान्य परिवर्तन हो जाते हैं, और चूंकि जो है आप नॉर्मली जानते हैं कि जो वृद्धावस्था में शरीर उतना जो है ताकतवर नहीं रह जाता, बुद्धि का भी ह्रास होने लग जाता है, और शारीरिक शक्ति का भी ह्रास होने लग जाता है, मानसिक शक्ति का भी ह्रास होने लग जाता है। तो वहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये चैप्टर होने वाला है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलने वाला है। वृद्धावस्था की जो है मानसिक मनोविकृतियों का विवरण जो है प्राचीन जो है साहित्यिक रचनाओं में भी मिलता है। आजकल जो है मानसिक चिकित्सालयों में वृद्धावस्था की जो मनोवृत्ति से ग्रस्त रोगियों की संख्या करीब 25% है। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो वृद्धावस्था है ये किस स्तर पे है। 30 से 40% जो है मानसिक रोगी 65 वर्ष की आयु के ऊपर ही होते हैं। इस प्रकार वृद्धावस्था की मानसिक विकृतियां आधुनिक समाज के जो है मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी जो है समस्या है। तो आइए और जानते हैं कि वृद्धावस्था में जो है सामान्य परिवर्तन क्या होते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति की जो है शारीरिक शक्तियों का ह्रास हो जाता है, और उनकी जो है मांसपेशियों का समन्वय में भी कमी पाया जाता है। उनमें तनाव, दबाव आदि को जो है सहन करने की जो है शक्ति नहीं रह जाती है, और उनमें जो है शारीरिक दुर्बलताएं दृष्टिगोचर होने लगती है। उनकी हड्डियों के जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके चलते वो आसानी से टूट भी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा बूढ़े लोगों का जो है ये गिरने के बाद चोट वगैरह लगने पे वो तुरंत ही हड्डियां टूटने का डर होता है। त्वचा में झुर्रियां आ जाती हैं, और उसका जो है लचीलापन खत्म हो जाता है। आंतरिक अंगों का जो है क्रमिक ह्रास हो जाता है। स्नायु रोगों की जो है संख्या, जो स्नायु कोषों की संख्या में काफी कमी हो जाती है। इस अवस्था में ज्ञानवाही और गतिवाही स्नायुओं के जो है कार्य में शिथिलता आ जाती है, जिससे पूरा स्नायु मंडल प्रभावित हो जाता है। बृहद मस्तिष्क के स्नायुओं में जो है मोटा पदार्थ जमा हो जाता है, वे काफी कठोर हो जाते हैं। फलतः बृहद मस्तिष्क अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाता। विद्वानों ने अपने अध्ययनों में पाया है कि जो है वृद्धावस्था से जो है शारीरिक ह्रास के साथ साथ कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। इनमें कुछ प्रमुख जो परिवर्तन इस प्रकार हैं, जिसमें स्मृति में ह्रास, समस्या के समाधान में कठिनाई, विविध गत्यात्मक कार्यों में जो है ज्यादा समय लगना, नए विषयों को सीखने की क्षमता में कमी, नई और पुरानी सूचनाओं को समन्वय स्थापित करने की योग्यता की कमी इत्यादि आती है। इसके अलावा जो है मानसिक तनाव या फिर प्रतिबल का सामना करने की क्षमता जो है कमी आ जाती है। इसीलिए देखते होंगे कि जो घर के जो बूढ़े लोग होते हैं काफी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और हर छोटी छोटी बातों पे वो घर से, परिवार से लड़ते करते रहते हैं। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि क्षमताएं जो है वह स्ट्रेस से लड़ने की जो क्षमता उनके अंदर नहीं आ पाती है, जिसके चलते क्या है कि वो ऐसा हो जाते हैं। लेकिन परिवार वालों को बहुत ज्यादा इस समय संभलने की जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा जो है उसके अंदर भी स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वो तुरंत जो है ना रो पड़ता है, या फिर और भी कई सारे जो है वो चीज़ों का सहारा लेता है। वैसे ही जो है बूढ़े लोगों के साथ भी हो जाता है, और उनके अंदर भी स्ट्रेस से झेलने की जो क्षमता होती है वो नहीं रह जाती है, जिसके चलते लोगों को है थोड़ा सा उनके साथ समन्वय जो है बना के रखना चाहिए, और थोड़ी बहुत सुन भी लेनी चाहिए। यार परिवार है, उन्होंने हमें पाला है, तो इतना तो हमें होना चाहिए हमारे अंदर। जब व्यक्ति वृद्धावस्था के लिए तैयार रहता है तो उसे यह अवस्था संतोषजनक जो है प्रतीत होती है।
लेकिन जब वह उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तो वह अपने आप को अकेला और समाज से कटा हुआ अनुभव करता है, जिसके कारण उसमें मानसिक विकृतियां जन्म लेने लगती हैं और वह उनका शिकार हो जाता है। वृद्धावस्था के कुछ मानसिक रोग भी हैं जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। वृद्धावस्था की जो है मुख्य जो है दो मुख्य मनोविकृतियां हैं। पहला है जराजन्य मनोभ्रांत मनोविकृतियां और दूसरा है बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त जो है मनोविकृति, जिसमें जो है बृहत मस्तिष्क की धमनियां बंद हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। तो वृद्धावस्था में जो है मानसिक विकृतियों से 80% रोगी जो है यही दो जो है जराजन्य और जो है बृहत मस्तिष्क धमनी जो है कठिनयुक्त मनोविकृति, इन्हीं दोनों से वो ज्यादातर पीड़ित रहते हैं। जराजन्य मनोभ्रंश मनोविकृति क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। जराजन्य मनोभ्रंश जो मनोविकृति है एकाएक ये नहीं पकड़ती है। इस रोग का विकास धीरे धीरे होता है, जिसमें रोगी के शारीरिक तथा मानसिक ह्रास रोगी में देखा जाता है और मानसिक चिकित्सा में जो है इस रोगी के करीब 8% पाए जाते हैं। इसके रोगी जो है 60 साल से आगे की जो है उम्र में के होते हैं और इसलिए इन्हें वृद्धावस्था का भी रोग इसे कहा जाता है। वृद्धावस्था में कुछ मानसिक परिवर्तन होते हैं जिनमें जो है स्मृति क्षीणता, संवेदनशीलता, रुचि संकीर्णता, चिंता, मृत्यु का भय, स्वार्थपरता आदि जो है मुख्य होते हैं। यदि इस रोग की जो है परिभाषा देना चाहें तो सरसों ने जो है इसका जो है परिभाषा दी अपने हिसाब से। जो जराजन्य मनोभ्रंश मनोविकृति एक जीर्ण मानसिक रोग है जिसमें मस्तिष्क की जो है रक्त वाहिका में विकार, मस्तिष्क में सामान्य जो है क्षीणता और पूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तन सन्निहित होते हैं। इस मनोविकृति का जो है प्रमुख लक्षण मानसिक ह्रास और जो है धारण शक्ति की कमी है। वृद्धावस्था के कारण जो है शरीर के सभी अंग जो है शिथिल हो जाते हैं, जिनमें मांसपेशियों का क्षीण होना, शीघ्र थकावट अनुभव करना आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसके रोगी जो है पुरानी जो बातें याद करते हैं और परंतु हाल की बातों को भूल जाते हैं। वे किसी वस्तु या घटना विचार का जो है अधिक समय तक जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जब इसके रोगी अपनी सामान्य अवस्था को बनाए रखने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं तो फिर कहीं अस्पताल में इन्हें भर्ती किया जाता है। इसके रोगी जो है स्मरण, निर्णय तथा तर्क शक्ति में विकृत जो है उत्पन्न इनके द्वारा हो जाती है। कभी कभी इस रोगी जो है इतना बेचैन हो जाता है कि उसे नींद भी नहीं आती है, वे अश्लील बातें तक करने लग जाते हैं और नंगे भी हो जाते हैं। इस रोगी के जो है मस्तिष्क तरंग प्रायः असामान्य हो जाते हैं और कुछ रोगियों में सिर्फ बुद्धि क्षीणता पाई जाती है। सरसों ने बताया है कि इसके अधिकांश रोगियों में जो है व्यक्तित्व परिवर्तन के लक्षण देखे जाते हैं और उन्हें यह भी बताया है कि जिन रोगियों को जो है चिकित्सा के लिए लाया जाता है उनमें करीब आधे रोगियों में अशांति, स्थिर व्यामोही और मनोविकलता से ग्रस्त रोगी पाए जाते हैं। इसके रोगियों में 15 से 25% जो है ये स्थिर व्यामोही के लक्षण पाए जाते हैं। जराजन्य मनोभ्रंश जो है मनोविकृति इसके प्रकार, पहला है सरल ह्रास, दूसरा है स्थिर व्यामोही प्रक्रिया। तो आइए और एक करके हम देखते जाते हैं। इसके करीब करीब 5 प्रकार हैं। सरल ह्रास का मतलब क्या है? सिंपल डिस्टोर्शन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बुढ़ापे के कारण जो है सामान्य परिवर्तन में कुछ और अतिशयता पाई जाती है। रोगी धीरे धीरे जो है वातावरण से संबंध विच्छेद कर लेता है। उसके विचित्र लक्षण जैसे याददाश्त की कमजोरी, असमरणशीलता या असहनशीलता, स्थिति, भ्रांति, अशांति, निंद्रा, निर्णय आदि लेने में कठिनाई पाए जाते हैं और करीब ये लक्षण करीब 50% रोगियों में पाए जाते हैं। स्थिर व्यामोही प्रतिक्रिया दूसरा नंबर है जराजन्य मनोभ्रंश का प्रकार। इस प्रकार के जो जराजन्य मनोविकृति का मुख्य लक्षण व्यामोह से जो है क्रमिक विकास है। इसमें खासकर पीड़ात्मक तथा काम वासनात्मक जो है स्वरूप की प्रधानता रहती है, जिसके संबंध में विभ्रमों से जो है अधिक रहता है। उदाहरण के लिए किसी रोग में यह विश्वास घर कर जाता है कि उसके संबंधी उसके विरुद्ध हो गए हैं और उसे जान से मार देने की योजना बना रहे हैं। वो अपने कमरे में खतरनाक गैस की महक अपने खाद्य पदार्थों में जहर होने का प्रमाण के रूप में प्रवेश करता है। कभी कभी यह महानता के जो है व्यामोह से भी ग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जो है प्रेजवायु फ्रेनिक टाइप जो है इसके जो जराजन्य मनोभ्रंश मनोविकृति के जो कारण है। तीसरा नंबर है प्रेजवायोफ्रेनिक टाइप। इस प्रकार के जो है जराजन्य मनोविकृति का मुख्य लक्षण यह है कि इसके रोगी में जालसाज, प्रसन्न चित्र और भद्र स्वभाव
क्षीण स्वभाव वाले होते हैं। वे दिखावे के लिए सचेष्ट होते हैं और उनमें करीब 20-30 साल पुरानी यादें अक्रमबद्ध रूप से पाई जाती हैं। वे विचित्र अशांति प्रदर्शित करते हैं और उद्देश्यहीन क्रियाओं को दोहराते हैं। जैसे रोगी बेकार कपड़ों को अच्छी तरह से तह में तह लगाते पाए जाते हैं और बेकार वस्तुओं के एकत्रित किए जाते हैं। जो व्यक्ति जो है किशोरावस्था में हंसमुख, सक्रिय, आक्रामक और बहिर्मुखी होते हैं, वही इस रोगी के ज्यादातर शिकार होते हैं। जराजन्य मनोवृत्तियों में जो है सिर्फ 10% रोगी जो है इस रोग से ग्रस्त रहते हैं। चौथा है उन्मुक्त या फिर जो है अव्यवस्थित प्रकार। इस प्रकार के रोगी में जो है मानसिक धुंधलापन पाया जाता है। रोगी बहुत ही परेशान, झगड़ालू तथा विरोधी होते हैं। वे किसी को पहचानने से इनकार करते हैं तथा उस समय तथा स्थान का ज्ञान स्पष्ट रूप से उन्हें नहीं रहता। इस तरह की उन्मत्त अवस्था प्रायः बुढ़ापा में पाई जाती है और खासकर जब वे तीव्र शारीरिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इस रोग के लक्षण उनमें देखे जाते हैं। यह रोग भी जराजन्य रोगियों में करीब 10% में पाया जाता है। पांचवा एक खिन्न और उत्तेजित प्रकार, जिसको हम डिप्रेस्ड एंड एडिक्टेड टाइप बोलते हैं। इस प्रकार के रोगी जो है बहुत ही खिन्न और उत्तेजित होते हैं। वे रोगात्मक व्यामोहों से ग्रस्त रहते हैं। वे कैंसर, उपदंश तथा अन्य रोगों से अपने आप को ग्रस्त समझते हैं। वे अपने को गरीब, असहाय और तथा जो है परिवार पर भार स्वरूप के समझते हैं। वे कभी कभी अपने को धिक्कारने लगते हैं, ऐसी गलत विश्वास कर लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए वो कभी कभी आत्महत्या पर भी उतारू हो जाते हैं। और इसका जो है दूसरा टाइप यह है बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त मनोविकृति। इसके बारे में जानते हैं कि मनुष्य की आयु में जो है वृद्धि के साथ साथ उसके मस्तिष्क और उसकी क्रियाओं में भी ह्रास होने लगता है। यह सर्वविदित है कि मानव मस्तिष्क का निर्माण जो है असंख्य कोषों के द्वारा होता है तथा इन कोषों का जो है पोषण मस्तिष्कीय रक्तवाहिनी धमनियों द्वारा होता है। ये धमनियां शरीर में जाल सी फैली रहती हैं। कुछ व्यक्तियों की जो है मस्तिष्कीय धमनियों में 40-50 वर्ष की आयु में कड़ा हो जाने के कारण जो है मस्तिष्कीय कोषों में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वे कोष्ठ जो है प्रायः नष्ट हो जाते हैं। कोष्ठ नष्ट होने के कारण व्यक्ति में बृहत मस्तिष्क में धमनी कठिन युक्त मनोविकृति उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब मस्तिष्क में जो है पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है तो मस्तिष्क के जो है विभिन्न कार्यों में विकृति आ जाती है और छोटी बड़ी रक्त धमनियां जो है मस्तिष्क के किसी विभाग या में कम या अधिक मात्रा में नष्ट हो सकती हैं। जब बड़ी धमनियां नष्ट होती हैं तो व्यक्ति को अधिक हानि होती है। जब छोटी धमनियां धीरे धीरे नष्ट होती है तो बृहत मस्तिष्क को पोषक तत्व तो जो है नहीं पहुंचता है और जिससे जो है मस्तिष्क में स्नायु नष्ट होने लग जाते हैं और व्यक्ति जो है इस रोग का शिकार हो जाता है। करीब 90% रोगियों में यह पाया जाता है। जब छोटी मोटी जो है छोटी छोटी रक्त धमनियां एक नष्ट हो जाती हैं तो रोगियों में अस्थायी मानसिक तथा शारीरिक लक्षण दृष्टिगोचर जो होते हैं। जब इस प्रकार की घटना कई बार घटती है तो मस्तिष्क में क्षति पहुंचती है, लेकिन जब व्यक्ति बड़ी धमनियां जो है रक्त धमनियां नष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति को बहुत बड़ा आघात का सामना करना पड़ता है। वो मूर्छित हो जाता है। यदि रोगी बच जाता है तो उसके मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग का कुछ अंश जो है नष्ट हो जाता है। मार्क्स ने जो है 1987 में इसे बृहत मस्तिष्क संवहन रोग बताया है। इस प्रकार के रोगियों की संख्या जो है अस्पताल में करीब 15% रहती है। इसके जो है कुछ लक्षण भी है। इस रोग के जो है रोगी की मानसिक क्षमता खत्म हो जाती है। वह चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाता है तथा इसके साथ साथ वह व्यक्तित्व का भी विकृत हो जाता है। जब व्यक्ति दोबारा इस रोग का शिकार होता है तो पूर्ण रूप से लकवा से ग्रस्त होकर खाट पर पड़ जाता है और 2-3 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके रोगी में भी जो है कमजोरी, अनावश्यक थकावट, सिरदर्द, खिन्नता और स्मरण ह्रास तथा कार्य कुशलता की में कमी पाई जाती है। उसमें संवेगात्मक अस्थिरता तथा बुद्धि भ्रांतता भी देखी जाती है। इसका जो रोग का निदान है आइए और देख लेते हैं। नैदानिक दृष्टिकोण से जराजन्य ने जो है मनोभ्रांत विकृतियों और बृहत मस्तिष्क से जो है धमनी में जो है कठिन युक्त मनोवृत्तियों में काफी समानता है, जिनमें दोनों को अलग अलग निदान करना कठिन कार्य है। किसी रोगी में दोनों मनोविकृतियों या दोनों विकृतियों का जो है मिला जुला स्वरूप होता है। जो जराजन्य मनोभ्रांत मनोविकृति में रोगी में जो है बृहत मस्तिष्क धमनी जो है कठिन युक्त मनोविकृति के लक्षण पाए जाते हैं और कठिन युक्त मनोविकृति में जराजन्य मनोभ्रांत जो है विकृति का लक्षण पाए जाते हैं। तो अब आइए और थोड़ा सा इसके जो इन दोनों के बीच में जराजन्य मनोभ्रांत जो है मनोविकृति और बृहत मस्तिष्क जो है मनोविकृति, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं ताकि जो है बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो
कुछ जो है अंतर है इन दोनों के बीच में, तो आइए और जानते हैं। पहला है जराजन मनोभ्रांश मनोविकृति में लक्षणों का विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है। और बृहत मस्तिष्क कठिन युक्त जो मनोविकृति में लक्षणों का विकास एक होता है और इसके रोगी की मृत्यु जो है अल्पकाल के बाद ही हो जाती है। दूसरा है जनाजन मनोभ्रांश मनोविकृति के रोगियों में बौद्धिक क्षति अधिक देखी जाती है तथा इसके अधिकांश रोगियों में मनोव्यामोहात्मक जो है लक्षण अधिक देखे जाते हैं, लेकिन बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त मनोविकृति के रोगियों में ऐसी बात नहीं देखी जाती है। बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त मनोविकृतियों के रोगियों में सिर दर्द, चक्कर आना, ऐंठन के आक्रामक, विषाद, संवेगात्मक अस्थिरता के जो है लक्षण अधिकांश रूप में देखे जाते हैं, लेकिन मनोभ्रांश के रोगियों में ये लक्षण कम दृष्टिगोचर होते हैं। चौथा नंबर जो है बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त मनोविकृति के जो है लक्षणों में मनोभ्रांश के रोगियों की अपेक्षा अस्थिरता अधिक पाई जाती है। यहाँ इतना याद रखना होगा कि वृद्धावस्था में दोनों मनोविकृतियों के लक्षणों में सिर्फ प्रारंभिक और माध्यमिक अवस्थाओं में ही दृष्टिगोचर होते हैं। धीरे धीरे बौद्धिक ह्रास वृद्धि के कारण जो है सब रोगी समान रूप के हो जाते हैं। अब हम जानेंगे जो वृद्धावस्था संबंधित मनोविकृतियां हैं, इसके कारण क्या है। तो इसके कुछ जैविक कारक भी हैं और रासायनिक कारक भी होंगे, तो आइए और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक कारक भी होंगे। तो आइए और सबसे पहले जो हम जैविक कारक देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे। प्रारंभ में मनोचिकित्सक जो है मस्तिष्क के क्षति को ही जो है वृद्धावस्था संबंधी जो है मनोविकृतियों के कारण समझते थे। तो जैविक कारक में क्या है कि अध्ययनों के द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्येक मनोविकृति के पीछे कोई ना कोई अनुवांशिक कारक अवश्य होते हैं। कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि जराजन मनोभ्रांश मनोविकृति, बृहत मस्तिष्क धमनी काठिन्य युक्त मनोविकृति तथा अन्य मानसिक विकृतियों के जड़ में कुछ पारिवारिक कारक होते हैं। कॉलमैन ने जुड़वा बच्चों पर अपने विस्तृत अध्ययन के आधार पर बताया है कि वृद्धावस्था में मनोविकृतियों का मुख्य कारण अनुवांशिक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क में चयापचय और वाहक नालियों के संवहन से जो है संबंधित परिवर्तनों के साथ साथ समायोजन करने की क्षमता इसका जो है मुख्य कारण है। हिमचिक ने जो है 1962 में बताया था कि यद्यपि आयु की वृद्धि के साथ साथ जो है ऑक्सीजन की खपत में कमी आ जाती है, लेकिन यह कमी जो है मस्तिष्क के रक्त के प्रवाह के रूप में कारण नहीं होती है, बल्कि स्नायु की कमी और क्षति के जो है क्षति से मस्तिष्क के आकार में कमी और ह्रास के कारण यह जो होती है। चयापचय की विकृतियों का संबंध भोजन और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के दोषों से भी होता है। कुछ रोगियों में विटामिन 12 की कमी के कारण जो है चिंता और की अवस्था और जराजन मनोभ्रांश मनोहरास के कई लक्षण जो है वो विकसित हो जाते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश रोगियों में मनोहरास और मनोभ्रांश की मात्रा तथा मस्तिष्क रोग के निदान की मात्रा बहुत कम सहसंबंध पाया जाता है। मस्तिष्क में की उतनी क्षति होने पर एक रोगी तीव्र मनोविकृति का शिकार हो जाता है, दूसरा हल्के लक्षण का शिकार हो सकता है। तो ये भी सही बात है। इसके बाद आ जाता है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। व्यक्ति अपने जीवन का जो है सबसे ज्यादा जो है आघातपूर्ण अनुभव तब करता है जब वह यह अनुभव करने लग जाता है कि वह बूढ़ा होने लग गया। इसके साथ ही साथ जो है व्यक्ति को अपने जो है जो उसके व्यक्तित्व संगठन तथा जो है उसके जीवन की चुनौतियों एवं निराशाओं पर जो है निर्भर करता है। वास्तव में वृद्धावस्था की मनोविकृतियां मौलिक रूप से बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी निर्भर करती है। यहाँ हम जो है कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन करेंगे, जिसमें प्राक जो है मनोविकृतिक व्यक्तित्व की भूमिका, जिसको हम रोल ऑफ प्री साइकोटिक पर्सनालिटी बोलते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अवांछनीय गुणों से दबा हुआ होता है वे वृद्धावस्था में मनोविकृति का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगियों में मनोग्रसित प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण की कठोरता, जिद्दीपन, बाध्यता, सनक और रुचियों की संकीर्णता आदि का जो है लक्षण पाया जाता है। और वृद्धावस्था के प्रति नकारात्मक मनोविकृति का भी जो है बुरा प्रभाव समायोजन पर पड़ता है। इसके अलावा जो है स्वसाथी जो है वो व्यक्तित्व के जो है लक्षणों का उल्लेख हम स्वशासित, समायोजन और असहाय या फिर अशक्त के रूप में कर सकते हैं। दूसरा है वृद्धावस्था के जो है विशेष प्रतिबंध। वृद्धावस्था में जो है व्यक्ति अनेक प्रकार के जो है वास्तविक भय की भावना से आतंकित रहता है। यद्यपि इनमें से वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में जरा भी घबराता था, वास्तव में जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए मस्तिष्क के आंगिक परिवर्तनों की अपेक्षा वृद्धावस्था में वातावरण संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियां अधिक खतरनाक होती है। सुसंगठित व्यक्तित्व भी
मस्तिष्क के परिवर्तनों और परिस्थितियों के जो है तीव्र प्रतिबल के दबाव के थपेड़ों से लंगड़ाकर विघटित हो जाता है। इनमें से कुछ परिस्थितियां जो है वो अवकाश ग्रहण या फिर अल्पाय, यानी कि अवकाश ग्रहण का मतलब रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे कम आते हैं जिसके चलते ये बातें हो जाती है। उसके बाद अयोग्यता, किसी काम को करने का अयोग्य हो जाना, क्योंकि उस उम्र के साथ जो है शारीरिक ह्रास हो जाता है, मानसिक ह्रास और जो है शक्ति का ह्रास हो जाता है, जिसके चलते अयोग्यता आ जाती है। और मृत्यु का भय कि अब मैं मर जाऊंगा ये भी रहता है। इसके अलावा अलगाव और एकाकीपन, क्योंकि वो समाज से के अलग धारा में वो चला जाता है ना। जो आप देखते होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग बातें करना पसंद नहीं करते, वो अकेले गुमसुम सा रहते हैं, तो अलगाव और एकाकीपन के चलते भी होता है। और यौन क्रियाओं और शारीरिक आकर्षण की कमी, कई सारे लोग होते हैं जो बुढ़ापा में भी ऐसे जो है यौन क्रियाओं और शारीरिक आकर्षण में कमी के कारण भी वो खुद को कई सारी चीजें बताते हैं। तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारक जो है जराजन मनोभ्रांश और बृहत मस्तिष्क से दमनी काठिन्य युक्त मनोविकृतियों को उत्पन्न करने में जो है सामाजिक कारकों का भी हाथ होता है। और ये जो सामाजिक कारक होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है चिकित्सा पढ़ेंगे इसके बारे में, और हमारा चैप्टर जो है करीब करीब खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक 10 से 12 मिनट का समय अभी है इसमें लगेगा। तो आई थिंक हम लोग 2 तिहाई अभी आए हैं, 1 तिहाई अभी बाकी है। बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि कार्य की व्यवस्था और जीवन यापन के लिए भागदौड़ के कारण वृद्धों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार के तिरस्कृत वृद्धों के सामने जो है अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अपने अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने का मौका नहीं दिया जाता। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में यानी पश्चिमी देशों में वृद्धों की जरूरत के अनुसार सम्मान नहीं मिलता है। जर्मनी जैसे देशों में तो सरकार को पालन करना पड़ता है बूढ़े माता पिता को। व्यावसायिक कंपनियों में 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले जो है व्यक्तियों को नौकरी करने की सलाह नहीं दी जाती। इसके अलावा उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें जबरन नौकरी से हटा भी दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि वो अपने जीवन काल में अनेक समस्याओं और तनाव का उन्हें सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के प्रति सफलतापूर्वक अभियोजन करने की शक्ति भी उनमें नहीं रह जाती, फलतः वे मनोविकृतियों के चुंगल में फंस जाते हैं। इसके बाद है चिकित्सा, रोग निदान और निवारण। इनमें क्या क्या निवारण हो सकता है पाइए और देख लेते हैं, और फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें होंगी तो देख लेंगे, पर ये हम अंतिम फेज में चल रहे हैं। आधुनिक युग चिंता, भय, आशंका और जो है संघर्ष वर्ग संघर्ष, जाति और प्रतिबल, तनाव, गिरना आदि का जो है युग है। इस युग की सबसे बड़ी देन व्यक्तिगतवाद है, व्यक्तिवाद है। व्यक्ति अपने आप में लीन रहते हैं और परिवार और समाज के अन्य लोगों का ध्यान नहीं रहता है, और खास करके स्मार्टफोन आने के बाद तो और भी हो गया है। वे अपने जीवन यापन, सम्मान और भौतिक विकास के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जिससे अपने परिवार के वृद्धों की समस्याओं पर सोचने का अवसर उन्हें नहीं मिलता है। जिस युग की यह हालत हो उस युग में विकृत व्यक्तित्व का विकास तेजी से हो तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई वृद्ध मानसिक रोग का शिकार हो जाता है तो लोग उसे यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाए या नहीं। पश्चात देशों में तो उनकी समस्याओं पर कुछ ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन भारत में जो है इसकी समस्याओं पर ध्यान देना मुश्किल है, अनदेखी कर दिया जाता है और मरने के लिए भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बात सही। प्रायः देखा जाता है कि यह रोग का लक्षण जो है, जब रोग के लक्षण अधिक गंभीर होते हैं तो रोगी को घर पर ही रखा जाता है, लेकिन जब रोगी अधिक व्याकुलता, कर्मक और कुलाल व्यवहार, विषाद, समाज विरोधी व्यवहार, समय, स्थान और व्यक्ति की पहचान न रह जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी हो जाता है। ऐसे रोगियों को परिवार के लिए समस्या बन जाते हैं और हर बात का विरोध किया जाता है तथा खाने पीने में परेशानी उत्पन्न करते हैं। अस्पताल में भर्ती कराना तो और भी जरूरी हो जाता है। भारत में वृद्ध रोगियों की चिकित्सा का उचित रूप से हो भी नहीं रहा है। रियलिटी है, ऐसे रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सालय, चिकित्सक और अन्य सुविधाओं की काफी कमी है। दूसरी बात यह है कि इसके चिकित्सा में काफी धन खर्च आता है, क्योंकि वृद्धावस्था में विकृतियों को समझने में परेशानी होती है। इसलिए चिकित्सकों तथा इस रोग के निवारण में जो है के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं का विचार है कि शारीरिक तथा मानसिक चिकित्सा के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना आवश्यक है, जिसमें चिकित्सा संबंधी, मनोचिकित्सा संबंधी तथा सामाजिक सब तरह का उपचार रोगी की आवश्यकता अनुसार करने के लिए आवश्यक है।
चिकित्सा संबंधी उपचार में रोगी के शारीरिक जो है स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से लेकर विभिन्न प्रकार की दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है आइए और रोग निदान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जराजन्य मनोभ्रंश जो है बृहत और बृहत मस्तिष्क से काठिन्य युक्त मनोविकृति में रोग निदान अनुकूल नहीं हो पाता, क्योंकि जब रोगी इस रोग के चुंगल में एक बार फंस जाता है तो इसका समाप्त होना कठिन सी बात हो जाती है। माल्यबर्ग ने बताया कि करीब 3/4 रोगी तो प्रारंभिक 5 वर्षों के भीतर ही मर जाते हैं, लेकिन मैंसन और इंगक्यूस्ट ने बताया है कि रोग निदान बिल्कुल व्यर्थ नहीं है। कुछ रोगियों में सुधार लाकर उन्हें घर वापस भेजा जा सकता है। ऐसे रोगियों में चिकित्सा के दौरान देखा गया कि अस्पताल में भर्ती होने के जो है साल भर के भीतर ही कुछ रोगी मर गए और कुछ रोगी सुधार कर वापस चले गए। यदि प्रारंभ में रोगियों के कुछ सुधार लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो बाद में उनमें सुधार लाना संभव नहीं है। चिकित्सा के दौरान यह भी देखा गया है कि रोग निदान भिन्न रोगियों में जो है भिन्न होता है। फिर भी रोगी के जो है संबंध में सूचना प्राप्त करने में प्रथम प्रवेश के समय निम्नलिखित कारक अनुकूल होते हैं। पहला है रोगग्रस्त होने से पूर्व का सुसंगठित व्यक्तित्व। दूसरा है तीव्र की अपेक्षा सीमित व्यक्तित्व मानसिक ह्रास। और तीसरा है तीव्र की अपेक्षा हल्की बृहत मस्तिष्क नलियों में संबंधित दुर्घटनाएं। और चौथा है बृहत मस्तिष्क रक्त स्राव की अपेक्षा बृहत मस्तिष्क रक्त धमनियों में रक्त का जमाव। तीसरा है अति वर्जन। चौथा है औसत या फिर प्रखर वृद्धि। पांचवा है उच्च शिक्षा और यांत्रिक योग्यता। छठा है अनुकूल जीवन अवस्था जिसमें लौटना है। इसका जो निवारण है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत दिया गया है, तो आइए और देख लेते हैं। तो इसके पहले तो लेबोरेटरी ऑफ क्लिनिकल साइंस की स्थापना भी किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा जानेंगे। जब से जो है वृद्धों की समस्याओं पर लोग जो है रुचि लेने लगे हैं, तब से वृद्धों के प्रति उनकी मनोविकृतियों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब लोगों को एहसास होने लग गया है कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में अनुभव, योग्यता और कौशल के भंडार होते हैं जिन्हें समाज विकास के कार्य में उपयोग कर सकते हैं। लोगों में यह भी विश्वास होने लगा है कि समाज को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जहां वृद्ध व्यक्ति इज्जत, आशा और मानव कार्य में व्यवस्था का अनुभव कर सके। जिस देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है वहाँ के वृद्ध जो है व्यक्ति समाज के एक सम्मानित सदस्य के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में ऐसी परिस्थितियों में नैदानिक केंद्रों की स्थापना नहीं के बराबर हुई है, और बात सही भी है। आपको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। नॉर्मली भारत में आप देखना, एक वृंदावन में बाबा है और वो किसी रसोई के नाम से जो है चलाते हैं, मुझे याद नहीं है, पर उनके पास ना बूढ़ी माताएं बहुत ज्यादा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज तो वृद्ध लोगों का, यानी जो वृद्ध माताएं होती हैं जो घर से असहाय हैं, उनको वो रखते हैं। उनमें कई सारे लोग जो हैं बीमार भी हैं और कई सारी माताएं जो हैं, बूढ़ी औरतें जो हैं वो सही भी हैं, परंतु परिवार जो है झेल नहीं पाया। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में वैसी चीज़ों का, तो वो तो अब जो भी वृद्ध महिलाएं जाती हैं उनको वो माता के समान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं, चाहे कितना भी कंट्रोवर्सी हो। लेकिन जो सेवा का जो एक भाव होता है वो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। तो वैसे एक नहीं बल्कि हजारों जो है संख्या में ज़रूरत है जहाँ पे लोग जो है जीवन यापन एक सम्मान पूर्वक कर पाए, जहाँ पे बेटा जो है वो इन चीज़ों को ना कर पाए। यह भी स्पष्ट बता देना जरूरी है कि वृद्धों की समस्याओं के निदान के लिए सिर्फ चिकित्सक, समाज या सरकार ही प्रयत्नशील रहे। वृद्ध व्यक्ति हाथ पर हाथ रख कर मुख दर्शक बना रहे तो उनके रोग का निदान संभव नहीं। यानी दोनों तरह से जो है वो सहयोग मिलना चाहिए, तभी जाके रोग का निदान होगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। उम्मीद है कि आपको अच्छा तरह से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा ये होगा मनोशारीरिक और मनोदैहिक विकृतियां, जिसको हम साइकोलॉजिकल जो है
या फिर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तब तक के लिए फिर जय।